नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन की दादी अनाया को हर्षवर्धन को डिवोर्स देने को कहती है और कहती है कि वह हर्षवर्धन की उसके बिजनेस में मदद नहीं कर सकती, तो वह उसे छोड़ दे। उसके लिए वह उसे पैसे भी ऑफर करती है। इस बार को काफी गंभीर थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि डाइवोर्स शब्द नाम सुनते ही अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके अंदर का शैतान बाहर आ रहा था, उसका खून अंदर से खोल रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ में बंधी हुई वॉच रोबोट रेम से भी हल्की हल्की बीप की आवाज आने लगी थी और उसने अपनी मुठिया गुस्से से कस ली थी। जैसे अगर सामने बैठी हुई औरत हर्षवर्धन की दादी नहीं होती तो वह उसे जान से मार देती। शायद वह दूसरा लफज करने के लिए जिंदा ही ना होती। अनाया, जिसे खुद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण की आदत थी, वह इस बार बहुत मुश्किल से खुद को काबू कर पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को कहा, ये बस एक बुढ़िया है। वह तुम्हारा और हर्षवर्धन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही तुम दोनों को अलग कर सकती है। यही विचार मन में लाते हुए वह खुद को शांत करती है। फिर हर्षवर्धन की दादी की ओर देखकर तीखी आवाज में बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगी? और अगर आपको ये भी पता है कि इन सब की वजह हर्षवर्धन के सौतेले चाचा है, तो शायद इन सब में कहीं ना कहीं हाथ आपका भी है, क्योंकि आप ही ने उन्हें वह छूट दी है कि वह हर्षवर्धन की जान के पीछे पड़े और उनसे उसका सब कुछ चाहिए, क्योंकि रावत इंडस्ट्री की सारी बागडोर पहले आपके ही हाथ में थी। आपने ही उन्हें वह हक दिया और उन्हें वह ताकत दी थी जिसकी वजह से वह विद्रोह कर रहे हैं। क्या आपको एकता नहीं लगता कि इन सब की वजह कहीं ना कहीं आप ही है? ये सुनकर हर्षवर्धन की दादी की आंखें छोटी हो गई। हालांकि दिल के किसी कोने में वह ये सच जानती थी, लेकिन वह एक प्राउड बिजनेस वूमेन रह चुकी थी और उनकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी अपनी गलती मानने की इजाजत नहीं देती थी। इसीलिए वह थोड़ी कड़क आवाज में बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? ये सुनकर अनाया को हंसी आ गई। वह कटाक्ष भरी आवाज में बोली, क्या बात है दादी माँ, आप तो काफी दोगली निकली। जब आपको अपनी गलती मैंने बताए तो मैं गलत हो गई, और जब आप बिना वजह मुझे मेरे हस्बैंड को डिवोर्स देने को कह रही है तो वह आपको हर्षवर्धन की भलाई के लिए कर रही है। क्या आपने इस बारे में हर्षवर्धन से बात की है? ये सुनते ही दादी माँ थोड़ी सी डर गई। जाहिर सी बात है, उनकी हिम्मत नहीं थी हर्षवर्धन से यह कहने की। भले ही हर्षवर्धन उनकी कितनी भी रिस्पेक्ट करता हो और उनकी ज्यादातर बातें मान लेता था, यहाँ तक कि जब वह उसके सौतेले चाचा को माफ करने को कहती थी तब भी वह मान लेता था। भले ही वह हर्षवर्धन पर जानलेवा हमले करते थे, फिर भी हर्षवर्धन उन्हें अनदेखा कर देता था। लेकिन वह जानती थी कि उसका पोता कितना जिद्दी और गुस्सैल है। अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वह थोड़ी कड़क आवाज में बोली, वह मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मैं उसकी दादी हूँ, जैसा मैं कहेंगी वैसा वह करेगा। ये सुनकर अनाया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह खुद को शांत करती है और एक गहरी सांस लेकर बोली, सबसे पहली बात दादी माँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ, मैं और हर्षवर्धन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर यह शुरुआत की बात होती है, जब हमने अभी अभी शादी की थी, तब मैं शायद आपकी बात पर एक बार सोच भी सकती थी, लेकिन अब मामला उल्टा है। अब मैं उसे प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे प्यार करता है, इसीलिए हम अलग नहीं हो सकते। और दूसरी बात, मेरे सामने तो आपने ये कह दिया, हर्षवर्धन को यह मत कहना, पहले ही वह आपसे नाराज है। भले ही वह आपसे बदतमीजी नहीं करता, ना ही आपकी बात काटता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके दिल में दर्द नहीं होता। उसने काफी छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया, इतना बड़ा बिजनेसमैन एम्पायर अकेले संभाला, सभी दुश्मनों से निपटा, यहाँ तक कि कई लोग एक से भी थे जो उसे नीचे लाना चाहते थे। उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, बाहर तो सही अंदर ही अंदर अपने चाचा जैसे दुश्मनों से भी निपटा जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप उसी से सैक्रिफिस मांग रही है। सिर्फ परिवार की इज्जत की खातिर आप अपने सौतेले बेटे को हर बार माफ करती है। हर बार उसके किए हुए काम को हर्षवर्धन को चुकाना पड़ता है। आप इन सभी चीजों को अनदेखा कर देती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर्षवर्धन अभी भी आपकी इतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितनी पहले करता था? वही अनाया का हर एक लफ्ज मीनल देवी के दिल में किसी तीर की तरह चुभा।
अनाया आज उन्हें सच का आईना दिखा रही थी और यह मीनल देवी के लिए काफी कठिन था। वह जानती थी कि वह गलत थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में परिवार की प्रतिष्ठा और अपने पति के आखिरी वचन गूंज रहे थे, जिसके लिए वह हर बार हर्षवर्धन को अनदेखा करती थी। इसलिए मिलन देवी गुस्से में चिल्लाकर बोली, बस बहुत हुआ लड़की, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बकवास करो। निकल जाओ यहाँ से और जल्द से जल्द मेरे पोते का पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी और मेरे पोते की जिंदगी से बाहर निकल जाओ। मैंने पहले ही उसके लिए एक अच्छी लड़की खोज ली है जो उसकी बिजनेस में उसकी मदद कर सकती है और जिसका खानदान हमारे बराबर भी है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है उसके सामने। तुम बस एक मामूली पेंटर हो जिसे कुछ पेंटिंग करके दुनिया में अपना नाम बनाया है। तुम्हारी औकात इतनी भी ज्यादा नहीं है कि तुम रावत खानदान की बहू बन पाए। वहीं मीनल देवी का हर लफ्ज अनाया के लिए किसी तीर की तरह था जो उसको अंदर से तोड़ रहा था। सिर्फ एक ही रिश्ता था जिस वजह से अनाया ने खुद को रोका था कि सामने खड़ी हुई औरत उसके पति की दादी थी और उसका पति उसकी रिस्पेक्ट करता था। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक मिलन देवी का गला कट चुका होता और वह मर चुकी होती। उसने खुद को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन वह अपनी खूनी हवा को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका डेंजरस ऑरा उसके शरीर से रिलीज होने लगा और वह उसी नम आंखों से मिलन देवी को घूर रही थी। थोड़ी ही देर में कमरे का तापमान भी ठंडा पड़ चुका था, यहाँ तक कि मीनल देवी भी डर से कांप रही थी। उसे नहीं लगा था कि एक मामूली सी लड़की के पास इतनी खतरनाक आभा हो सकती है। वह एक पल के लिए सच में डर गई थी। अनाया खुद पर से कंट्रोल खो रही थी। उसकी सबसे बड़ी निशानी थी कि अनाया ने अपने हाथ में अपने एक्यूपंक्चर नीडल पकड़ रखी थी। खुद को शांत करके बोला और वह उसे नीडल को तुरंत मिनल देवी की ओर फेंक देती और वह गुस्से से अपनी गर्दन के पीछे सहलाने भी लगी थी, जैसे वह खुद को शांत कर रही हो और अपनी गर्दन के पीछे बने हुए त्रिशूल का निशान को सहला रही थी, जैसे वह याद कर रही हो कि तुम्हें शांत रहना है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक कड़क आवाज आई, कैसी हो बीवी? क्या तुमने मुझे याद किया? इस आवाज को सुनकर हर्षवर्धन की दादी डर गई। वहीं अनाया खुद को शांत कर लेती है। दरअसल जब पहली बार हर्षवर्धन की दादी ने बीवी शब्द का नाम सुना था, तभी रोबोट्रेन ने हर्षवर्धन की हाथ में पहनी हुई वॉच में सिग्नल भेज दिया था और उसे सिग्नल को मिलते ही हर्षवर्धन तुरंत अनाया से मिलने के लिए निकल गया था। यहाँ तक कि रोबोट्रेन ने माइक को भी ऑन कर दिया था, इसलिए जो भी बात हर्षवर्धन की दादी और अनाया के बीच हुई थी वह सारी बात हर्षवर्धन ने भी सुन ली थी। रास्ते में पूरे वक्त हर्षवर्धन का ऑरा खतरनाक हो रहा था। वह गुस्से से पागल हो रहा था, यहाँ तक कि ड्राइवर की डर से कांप रहा था जिसे आज किसी की मौत आए हो। और उसने जैसे ही अनेया को देखा उसने खुद को शांत कर लिया, क्योंकि उसे अभी अपनी बीवी को शांत करना था। क्या हर्षवर्धन और अनाया होंगे जुड़ा? और क्या आगे चलकर कोई नई मुसीबत आएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।